प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन का 68वां वार्षिकोत्सव है और सचमुच मैं बधाई देता हूं कि 1945 से चलकर आज आपने 68 साल की यात्रा पूरी की। एक पुराना संगठन है, आजादी मिलने के पहले ही गठित हो गया था और निरंतर आप अपना काम करते रहते हैं। इंडस्ट्रीज की, एंटरप्रेन्योर्स की, सरकार के साथ तो समस्याएं रहेंगी, उनकी मांग भी रहेगी और उनके सुझाव भी आते रहेंगे। लेकिन जो मुझे खुशी होती है इस प्रकार के संगठन से वो यह कि बिहार के विकास के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए वे भी अध्ययन करते हैं। यानी बिहार की क्या ताकत है, हमारी क्या कमजोरी है, क्या खतरे हैं हमारे सामने और क्या हमारे लिए अवसर है। इन सब चीजों का विश्लेषण आप लोग करते रहते हैं, ये सबसे खुशी की बात है। और आंकड़े भी आप अपना अद्यतन करते हैं, सरकार के द्वारा पब्लिश्ड आंकड़े हों या स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित आंकड़े हों, सबको सामने रखकर हर विषय पर आप कुछ न कुछ अपना सुझाव पत्र भी, मांग पत्र नहीं सुझाव पत्र भी तैयार करते हैं। मुझे खुशी है आपने रीजनल हब की बात की, हम उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने डेडिकेटेड पोर्ट की बात कही, उसके लिए बात आगे बढ़ी। मैंने स्वयं उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, यहाँ से अधिकारियों के दल को भेजा है, बात आगे बढ़ रही है। सीके मिश्रा जी जब यहाँ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव थे, उनको हमने भेजा भी था, लेकिन अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। आगे जो अधिकारी हैं उनसे मैं कहूँगा कि बातों को आगे बढ़ाते रहें। ये सारी चीजें आवश्यक चीजें और इससे बिहार को फायदा होगा। अभी रोड के क्षेत्र में काफी कोशिश हो रही है, कुछ सुधार हुआ है, बहुत कुछ होने वाला है। 4 लेन की सड़कें बन रही हैं और मुझे खुशी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब निजी पूंजी लग रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गंगा नदी पर बख्तियारपुर के पास 1600 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में 20% केंद्र सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है और 20% राज्य सरकार, लेकिन उससे कम VGF पर ही वो पुल बन रहा है। और यही नहीं, जब हम लोगों ने रजौली से उस पुल के अप्रोच तक 4 लेन के लिए बिड किया तो शून्य वायबिलिटी गैप फंडिंग पर ऑफर आया। यानी अब बिहार के बारे में एक माहौल ऐसा बना। अभी और प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आरा मोहनिया सड़क का भी, इस प्रकार से अन्य सड़कों के बारे में। पटना के गांधी सेतु की हालत खराब है, सुधार के लिए राज्य सरकार ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सुझाव दिए, अनेक बार कंसल्टेंट बहाल हुए, लोगों ने अपना टेक्निकल सॉल्यूशन दिया, केंद्र के द्वारा भी बहुत कुछ किया गया। अंततोगत्वा मैं खुद गया दिल्ली और केंद्रीय मंत्री श्री सीपी जोशी से हमने मुलाकात की और उनसे कहा कि भाई ये काम चलता रहेगा। अब सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इसके पैरेलल एक हम पुल बनाएं, वरना ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी पर ये पुल बना है, एक पुल तो बहुत पहले ध्वस्त हो चुका है बनने के कुछ ही साल के बाद। खैर भगवान की कृपा से ये पुल चल रहा है, लेकिन जो हमने वहां के बारे में प्रेजेंटेशन करवाया उनके समक्ष वो भयानक था। लोगों को मालूम क्या है कि उसकी क्या स्थिति, हम लोगों को मालूम है, इसलिए हम लोगों की चिंता होती रहती है। अब किसी को किसी दिन कुछ मालूम हो जाता है तो उसको इस रूप में प्रकट करने की कोशिश करता है, माने फेलियर बहुत बड़ा। फेलियर नहीं है, डिजाइन का है। और केंद्र सरकार के जिम्मे
लेकिन खैर हम उस बात में नहीं जाना चाहते। अब उसको मेंटेन करने की भी कोशिश हो रही है और हमने कहा कि भाई 5 साल तक आप मेंटेन कीजिए इसको और पैरेलल आप हमें पुल बनाने दीजिए। तो वो एग्री करके मान गए। तो 6 लेन का गंगा नदी में गांधी सेतु के पैरेलल डाउन स्ट्रीम में पुल बनेगा। उसके लिए सारी कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई और हमने लक्ष्य रखा है इसके लिए। पथ निर्माण विभाग को हमने कहा कि 5 साल के अंदर ये बनना चाहिए। इसलिए हम 5-6 साल तक वो मेंटेनेंस केंद्र सरकार करेगी वर्तमान गांधी सेतु का। उसके बाद उन्होंने शर्त रखी कि इसके बाद इसका मेंटेनेंस आप लोग कीजिएगा। हमने कहा करेंगे मेंटेनेंस, क्योंकि अगर एक पैरेलल पुल बन जाएगा तो लाइट व्हीकल्स के लिए रहेगा, दुपहिया वाहन के लिए, 4 चक्के वाली गाड़ियां चलेगी, कार चलेंगे, तो उस पर कोई संकट नहीं आएगा। तब बहुत दिनों तक वो चलता रहेगा। लेकिन जिस ढंग के नए ट्रक्स आजकल 32-32 चक्के के हो गए हैं, अब उसके चलते जो परेशानी होती है, फिर हम लोगों ने कहा था कि इसका भी टोल बंद कीजिए, तो वो भी हो गया, टोल भी बंद हो गया। अब पैरेलल होगा बगल में। तो आप जानते ही हैं मेरे कार्यकाल में ही जब मैं रेल मंत्री था, उस पुल का शिलान्यास ही नहीं उसका कार्यारंभ कराया। मुझे आज भी याद है 3 फरवरी 2002 गांधी मैदान से ही रिमोट के जरिए, उस समय इतना रिमोट से होता नहीं था, देश में कुछ ही जगह, एक आध जगह हुआ था, बिहार में तो पहला हुआ था। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर गांधी मैदान से ही तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्यारंभ किया था और दीघा में भी हजारों लोगों ने देखा काम शुरू होते। उसको तो बनना था 4-5 साल, लेकिन आज कितना साल हो गया, 10वां साल बीत रहा है। जितना पैसा उस पुल को चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है उसको रेल मंत्रालय के द्वारा। और उसके साथ अब सड़क का भी पुल बनना, उसके लिए जो पैसा देना है वो पैसा दिया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं कि अब तो जन निजी भागीदारी से भी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है। अब इसी से पता चलता है कि बिहार के बारे में क्या सोच है। बहुत तर्क देने की जरूरत नहीं, और रोज रोज हमको अच्छा नहीं लगता कि रोज एक ही बात कहें कानून और व्यवस्था की। तो वो ठीक है या नहीं है तो एहसास की चीज। जो यहाँ रहते हैं उनको भी पता कैसा महसूस करते हैं, कैसा करते थे या कैसा करते हैं। ये तो एहसास की चीज है ना, फीलिंग की चीज, एक्सपीरियंस की चीज है। तो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? वैसे तो प्रतिदिन 2 केजी से कम बयान नहीं अखबार के दफ्तरों में जाता होगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक लोगों का एहसास है, एक्सपीरियंस है, तब तक ठीक है। जिस दिन लोगों को एक्सपीरियंस होने लगेगा कि गड़बड़ है, उस दिन गड़बड़ है। लेकिन आज स्थिति ठीक है और इन्वेस्टर आ रहे हैं। हमने तय किया इंडस्ट्री के कई समस्याएं, कुछ का जिक्र किया केसरी जी ने और ये जिक्र करते रहे हैं। तो हम लोगों ने एक मैकेनिज्म विकसित किया है और अब जिस महीने में 5 सोमवार होगा, उस महीने का 5वां सोमवार हमने उद्योग और उद्यमियों के लिए निर्धारित कर दिया। उनके साथ हमारी बातचीत होगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। पहली ऐसी मीटिंग हो गई, दूसरी संभवतः अक्टूबर में पड़ने वाली। तो वो भी हम अपने व्यस्त कार्यक्रमों में भी समय निकालें। आप कल्पना करिए 4 नवंबर को अधिकार रैली और हम घूम रहे हैं, उसके लिए मोबिलाइजेशन की, नजदीक आने पर और निकटवर्ती इलाकों में, लेकिन हमने तय कर रखा। अब वो कार्यक्रम शुरू किया, हम संकल्प से जुड़े हुए व्यक्ति, समय लगेगा। अब जैसा बिहार मिला है इसको सुधारने में समय लगेगा। पहला टेनियर में तो किसी को कोई उम्मीद थी नहीं, परिवर्तन के लिए हम लोगों को बिठा दिया था, जो करते थे उसी में लोग खुश रहते थे। अब दूसरा टेनियर दिया है हम लोगों के काम को देख करके, तब हर आदमी चाहता है कि मेरा सब काम तुरंत हो जाए। घर से निकलने के बाद अगर नाला है वो साफ नहीं है तो उसी के लिए हम ही को दोष देगा। मैंने छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज, बिजली के लिए बात बात पर आजकल रोड जाम होता। मानो यहाँ बिजली बड़ी अच्छी थी, लोग बड़ा 24 घंटा 24x7 बिजली इंजॉय कर रहे थे। 900 मेगावाट जो केंद्रीय कोटा था उसका तो इस्तेमाल ही नहीं होता था, वो भी इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि बिजली जाती कहां, पटना के बाहर।
तो सारा नेटवर्क सुधारा गया है, तब बिजली की मांग, अब सब चीज होने लगा, सड़क बनने लगी, तब बिजली बिजली बिजली। तो हमने तो गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि 15 तक अगर बिजली सुधारेंगे नहीं तब वोट ही मांगने नहीं जाएंगे। बिजली के लिए काम हो रहा, एक काम थोड़ी हो रहा, बड़ा चैलेंजिंग काम है। हम कोई काम करते हैं उसे बाधा डालने की बड़ी भारी कोशिश होती है। एक बात आप लोग जान लीजिए, सब उद्यमी एक एक कदम पर देखिए, बहाना कुछ भी हो सकता है लेकिन बाधा डाली जाती है। अभी कोयला को लेकर के पूरे देश में हलचल है, सीएजी की रिपोर्ट आई उसके बाद, और बताइए 2006 से कोयला बरौनी के लिए मांग रहे हैं। अब जाके मिला है टेपरिंग कोल लिंक, और कहा गया है कि आप इसको उर्मा पहाड़ी से जोड़ लीजिए। उर्मा पहाड़ी का भी एक्सप्लोरेशन होगा, पूरा माइनिंग होगी, निकलना शुरू होगा। झारखंड के साथ मिला हुआ है, 62% झारखंड का हिस्सा है, 38% बिहार का हिस्सा है। जो जेबीसी बनती है उसमें लार्जर शेयर उनका है, लीडिंग रोल उनका है। आगे वो बढ़ेंगे, हम लोग तो पीछे से डिब्बा है, इंजन वो है, तो उसी से लिंक कर रहा है। क्या है भाई, बरौनी तो सरकारी क्षेत्र का, पहले से बरौनी पावर प्लांट है, उसका कोल लिंकेज मिला हुआ है, हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। और जब कोल लिंकेज नहीं मिलता तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होगा, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होगा तो हम एक ईंट नहीं डाल सकते। इसको भी लोगों को समझना पड़ेगा कि बिजली के मामले में क्या किया जा रहा है और क्या क्या बात है। ये लोग सब जो है ना, पार्टी जो आजकल सबसे ज्यादा विकास हुआ है, तो देखिएगा तो ग्रोथ रेट सबसे अधिक तो इन्हीं का, वर्ल्ड का बिगेस्ट ग्रोथ रेट कहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ये तुरंत लेके पूछेंगे बताइए बिजली की क्या स्थिति है, तो लोग बोलेगा कि पावर सब चीज तो ठीक है, बिजली में बहानाबाजी कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन से लेकर जिसका जिक्र कर रहे थे, संचरण ट्रांसमिशन हो या वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर पर तो काम हो रहा है। समय तो लगेगा, लेकिन अनंत काल थोड़ी लगेगा, समय लगेगा। सब बाधा के बावजूद स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है, अभी और सुधार आएगा। अनेक पावर प्लांट लग रहे हैं। अभी केसरी जी ने आपको बताया, ये जो हमारे स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, उसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र की परियोजनाओं का आवेदन पड़ा, लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, पावर प्रोजेक्ट के लिए। अब पावर प्रोजेक्ट तो लगेगा तो उसको चाहिए पानी का इंतजाम, तो हम लोग करवा देते, लेकिन उसके लिए चाहिए कोयला। तो कोयला तो महान लोगों को मिलता है, उसके लिए तो हैसियत होनी चाहिए कोयला पाने के लिए। हम लोग तो हैसियतदार लोग हैं नहीं, बिहार के गरीब लोग हैं, तो हम लोग को कोयला कहां से मिलेगा। पहले तो हीरा से हैसियत मापी जाती थी, अब बिहार में जब देश में नया चलन हुआ, कोयला से हैसियत मालूम हो जाती है। तो अब हमारा केस 2 बिडिंग में भी चौसा, कजरा, पीरपैंती, सब जगह लैंड का एक्विजिशन चल रहा है, पानी का इंतजाम हो गया, एनवायरमेंट के लिए हम लोग दरखास्त देंगे, और फिर आएंगे बिडिंग में जो लोग हमको सबसे कम दर पर जो बिजली देंगे उनको वो जगह मिल सकती है। तो एक एक क्षेत्र में एनटीपीसी के साथ मिलकर अपना एक्सपेंशन तो बता ही दिया, ये सब काम हो रहा, तो कहीं ना कहीं से तो होगा। और बताइए एनटीपीसी बाढ़ आप सब लोग जानते हैं, या तो हमको आप लोग एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर दोनों के रूप में बुलाए हुए। तो ये बाढ़ का जो एनटीपीसी आया, तो हम क्या जानते थे कि सरकार इतनी महान है कि इसने बाढ़ से अपना बिजली भी नहीं मांगा। भाई अगर हम जानते तो उसके लिए भी पैरवी करते हैं बिहार सरकार से उस समय। इसका तो बस्ता ढोके घूमते थे, एनवायरमेंट क्लियरेंस से लेकर के एक एक चीज के लिए, बाढ़ के लिए। रेल मंत्री रहते हुए वो आया, तो मजाक उड़ाते थे कि आएगा नहीं, अब पता चल गया कि आ गया। वहां बिजली नहीं मांगा, इसलिए मिनिमम 10% मिल गया था। तो हमारी सरकार बनी, हमने जतन किया, तो अब कम से कम स्टेज 1 से 25.6 के करीब और स्टेज 2 से 50% देने को तैयार हुए। अभी हम और लगे हुए हैं, स्टेज 1 से थोड़ा और लेंगे, कोशिश में हम लगे हुए हैं।
तो सब बिजली भी तो मिलेगी। एनटीपीसी के साथ मिलकर 50-50 कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर है, तो उसमें 69% हमारा हिस्सा है। तो चारों तरफ से फिर ईस्टर्न रीजन में जो और बिजली के प्लांट लग रहे हैं तो उसमें भी बिहार का कुछ हिस्सा होगा। और उसके अलावे केस 1 बिडिंग के हिसाब से भी हमने लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट किया। 2014 के बाद 1000 मेगावाट लेने के लिए हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया है, पीपीए। तो इस तरह से बिहार में बिजली होगी, लेकिन साथ साथ ट्रांसमिशन भी, सब ट्रांसमिशन भी कुछ सुधार हुआ सब ट्रांसमिशन में, और सुधार की जरूरत है। पावर ग्रिड के साथ बातचीत हो रही है, वो ज्यादा इन्वेस्ट करें। उनका ऑफर है कि बिहार सरकार के साथ वो एक ज्वाइंट वेंचर बनाए और उसके माध्यम से कुछ काम करें। तो इन सब चीजों पर गौर किया जा रहा है ताकि हमारा ट्रांसमिशन का लाइन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का, हम तो किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर बनाना चाहते हैं और एग्रीकल्चर रोड मैप का वो हिस्सा 250 की आबादी वाले सभी हैबिटेशन को पक्की सड़क से जोड़ेंगे। फिर तो जो एग्रीकल्चर का हमारा प्रोड्यूस है उसको मार्केट मिलेगा, और दूसरी बात है कि सामान आएगा, कहीं भी लोग जो चाहे उपजाए। आपको जो जरूरत है, आप जो चाहिएगा वो चीज उपज जाएगा। आप यहाँ बार्ली की बात करते हैं, जरूर उपजेगा, जो क्यों नहीं उपजाएंगे लोग, उसकी जरूरत होगी तो लोग उपजाएंगे। लोग तो किसान तो से ज्यादा कोई मेहनती तबका ही नहीं होता, तो उनको लगेगा कि इस चीज की कीमत है बाजार में, तो वो अपने आप उपजाते हैं। तो इस सारा काम किया जा रहा है। और बिहार का हम लोगों को मालूम है कि 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री पर भी ध्यान देना है और वही ज्यादा हमारे यहाँ फलीभूत होगा। वैसे एक बहुत बड़ा बाजार है, इसलिए जो कंज्यूमर हैं उनके लिए जो आइटम्स हैं वो भी लोग यहाँ प्रोड्यूस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई बिहार में सोचता नहीं था, आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक माहौल बना और हमने इसी के लिए जैसे पांचवा सोमवार तय किया है इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स की समस्या को सुनने के लिए, और जहां तक होगा उसका समाधान करेंगे। उसी तरह से हम लोगों ने बिहार के लिए बिहार औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद का भी गठन किया। अब उसकी पहली मीटिंग हुई और उस पहली मीटिंग में कई बातें सामने आई। एक वातावरण बना है, बाहर के उद्यमी आते हैं और उन लोगों ने भी महसूस किया। एक सीएनबीसी आवाज का कार्यक्रम था, वहां पर अनिल अग्रवाल ने तो साफ साफ कहा क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को। और बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो जो निवेशक हैं उनको टैक्स में छूट मिलेगी, निवेश होगा। सब लोग आज निवेश करना चाहते हैं, लोग निवेश करेंगे और ज्यादा ग्रोथ होगा। स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो फिर जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें हमारा शेयर कम देना पड़ेगा, तो हमारे पास तो पैसा बच जाएगा। आज जितना पैसा हमको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट शेयर के तौर पर देना पड़ता है, वो राशि अगर कम देनी पड़ेगी तो उतने की हमारी राज्य में बचत होगी, उससे हम स्टेट का प्लान लेंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, एडुकेशन हो, किसी भी सेक्टर में हम उसको लगा सकते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि निजी निवेश हो, हर क्षेत्र में हो, एडुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, हर जगह निजी निवेश की जरूरत है, लोगों को लगाना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि हम लोगों की जो नीतियां हैं वो सहायक है, और जो नीतियां बनानी है आप भी सलाह देंगे, औद्योगिक निवेश सलाहकार परिषद भी सलाह देगा। हमने उनको यही कहा कि आप हमारी नीतियों को देख लीजिए और उसमें आप सजेस्ट कीजिए कि और हमें क्या करना चाहिए। हमने ये भी उनको कहा कि आप जो आए, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअली कुछ आकर यहाँ निवेश कीजिए, वो आपकी इच्छा आप करेंगे, मुझे हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। लेकिन बुनियादी चीज हम चाहते हैं माहौल बने और हमारी नीतियां बिल्कुल ठीक हो जाए। कई विषय की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है और वो विषय विचाराधीन है। हमने कंसेप्ट नोट देने के लिए भी कहा। प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, जमीन एक समस्या है, बिहार में आबादी ज्यादा है, जमीन कम है, तुलनात्मक रूप से घनत्व ज्यादा है, इसलिए जमीन का मामला संवेदनशील होता है। हम इस तरह से प्रोसीड करें कि जिनकी जमीन जा रही है उनको ऐसा लगे कि हम
यूज नहीं कर रहे हैं उस प्रकार से। तो इसलिए हमने कहा है जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा टाउन प्लानिंग एक्ट के प्रारूप पर काम चल रहा है, तो हमने कहा है कि जिनकी जमीन जाती है उनका परमानेंट स्टेक क्रिएट किया जाना चाहिए जो नई चीज बनती है। तो आज अगर 1 एकड़ जिसकी कीमत है उससे ज्यादा कीमत तो 5 डिसमिल की हो जाएगी। तो अगर उनके पास 5 डिसमिल भी है तो जमीन का मुआवजा मिला ही, लेकिन जमीन का एक टुकड़ा ही उससे ज्यादा कीमती हो गया। 1 एकड़ से जो उनको प्रोड्यूस होता था, पैदावार होती थी, उससे कहीं ज्यादा उनकी आमदनी उस 5 डिसमिल से हो सकती। तो हमें इस रूप में सोचना पड़ेगा कि उनका जो स्टेक है दैट शुड बी इन परपेचुइटी। अगर ऐसा कुछ नियम हम बना पाते हैं तो फिर उसमें कठिनाई कम होगी और लोग उत्साहपूर्वक इस काम में अपना योगदान कर पाएंगे। तो जब आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं तो इन चीजों पर भी गौर कीजिएगा। और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया का कंसेप्ट नोट अगर आपने उद्योग विभाग को दिया है तो उद्योग विभाग से हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बियाडा के एमडी यहाँ बैठे हुए, अगर आपके पास वो गया है तो आप सब लोग उसको विचार करिए। हम लोगों को नए विचारों का स्वागत करना चाहिए और उसको ठीक ढंग से देखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी फंड की बात इन्होंने कही है, हम पोस्ट प्रोडक्शन देते हैं, ये इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए, किसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए शुरू में समर्थन चाहते हैं। हमारी जो अब तक की पॉलिसी है वो है कि आप प्रोडक्शन के स्टेज में जाइएगा तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज आपको मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी जो हम देते हैं। तो इन विषयों पर गौर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो एंटरप्रेन्योर कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो फिर उनको यूनिट लगाने में क्या क्या कठिनाई आ रही है सरकारी विभागों से, इसको देखने के लिए हमने इसलिए कहा है मुख्य सचिव को कि इसको एग्जामिन करें कि जो SIPB है, हम सिर्फ निवेश प्रोत्साहन करने के लिए हम निवेश के प्रस्तावों की मंजूरी देते हैं। तो प्रस्ताव जो मंजूर हो जाते हैं इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग या उसकी मॉनिटरिंग क्या कठिनाई आ रही है, इसको देखने के लिए या तो एक अलग बॉडी बनाना पड़ेगा या फिर SIPB को ही इसके लिए एम्पावर करना पड़ेगा कानून के जरिए। तो हमने कहा कि इन चीजों के बारे में कानून से में इस बात को शामिल करके हम करें, क्योंकि एक लीगल एंटिटी होती है और कोई बॉडी कानूनी तौर पर सक्षम होती है तो फिर काम करने में कठिनाई नहीं आती। वो भी हमने कहा इस विषय में भी आप लोगों की तरफ से जो सुझाव आएंगे उसका हम स्वागत करेंगे और मिलजुल करके ही बिहार का ग्रोथ होगा, सबों के परिश्रम से ही बिहार का ग्रोथ होगा। अभी का जो ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट 25 साल तक रहेगा, तब हम नेशनल एवरेज पर पहुंचेंगे। कुछ इतने काबिल लोग बिहार में रहे हैं नेतृत्व की भूमिका में कि कभी कभी मुझको हंसी आती है। अरे भाई ग्रोथ रेट है, हमारा नैरो बेस है तो ग्रोथ रेट है, काम हो रहा है, सड़क में काम हो रहा है, निजी लोग भी अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। पहले पैसा था लेकिन मारुति 800 में 2-4 धक्का मरवा करके भी रखे रहते थे, उसका डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराते थे डर के मारे कि नई गाड़ी पर चलेंगे पता चला उतार के कौन ले जाएगा। जो पैसा था उसको भी खर्च नहीं कर रहे थे। तो आज माहौल बदला तो लोग पैसा खर्च करने लगे। अब कोई एक रिटेलर है उसने भी अपने शॉप को बड़ा किया। अब पटना में वही चीजें, अब सब ब्रांडेड चीजें मिल रही, हर तरह की चीजें पटना में मिल रही। पहले लोगों को साधारण चीज के लिए भी पटना के बाजार में उनको तलाशना पड़ता था। अब हर तरह का चीज है, बाजार बड़ा है, कुछ तो लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है तो लोग खर्च करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों से हर सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ, लोग पूंजी लगा रहे हैं। पैसा था घर नहीं बना रहे, जब घर बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, सरकार के क्षेत्र में, सड़क में, पुल में कितना काम हो रहा है। 4000 करोड़ रुपए की योजना होती थी एक साल की, अब इस साल 28,000 करोड़, और अगले 4 वर्षों में तो कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ तो सरकारी पूंजी का निवेश होगा। तो ये पैसा तो जाएगा ही बाजार में, तो ग्रोथ तो होगा। ये ग्रोथ रेट तो हम मेंटेन रख सकेंगे। कभी कभी एग्रीकल्चर बिल्कुल फेल करेगा तो हम परेशानी आएगी, लेकिन बहुत हद तक ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन इससे तो 25 साल लगेगा नेशनल एवरेज पर पहुंचने।
हम जल्दी से जल्दी नेशनल एवरेज पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब ग्रोथ हो रहा है तब फिर कैसे मिलेगा। अब इतनी काबिलियत थी इसलिए तो बिहार का ये हालत था। आजकल पता नहीं कहां कहां का कागज निकाल रहे हैं। अरे भाई अब जनता गोलबंद हो रही है, अब कोई मुद्दा है साहब, एक एक आदमी ने पकड़ लिया। आप गांव में रहने वाले किसान के पास, खेत में काम करने वाले के पास जाइए, या एक दुकानदार के पास जाइए, रिक्शा वाले के पास जाइए, जो मजदूरी कर रहा है, हर आदमी के मन में ये बात आया है कि भाई हमारा शोषण हुआ है, हमको विशेष दर्जा मिलेगा तब हम आगे बढ़ पाए। जो हकीकत, ये फीलिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज तो कम से कम एक ऐसे मुद्दे पर जो बिहार का मुद्दा है, बिहारियों का मुद्दा है, उसको हक और स्वाभिमान के साथ हमने जोड़ा है, तो बहुत लोगों को परेशानी हो रही। हम तो अधिकार रैली कर रहे हैं, हम लाठी रैली नहीं करते। हम गांधी मैदान में अपने लिए रैली नहीं कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव नहीं, और चुनाव तो आप लोग बैठाए हुए हैं, अभी तक तो बड़ी दूर है। नवंबर में तो जाके 2 साल पूरा होगा, 3 साल बाकी, तो अभी तो हमारा कोई चुनाव भी नहीं। दिल्ली का भी चुनाव 1.5 साल आगे, आज थोड़ी चुनाव 2014 के पहले नहीं होने वाला। वो मेरी अपनी पक्की धारणा, ये सब लोग आखिरी कस तक मजा लेने वाले। एक सिगरेट का ब्रांड था, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो छपता था आखिरी कस तक मजा ले। तो ये आखिरी कस तक मजा लेने वाले लोग हैं, जुगाड़ू लोग हैं, उपाय करके 14 तक रहेंगे ही रहेंगे। इसे चुनाव दूर है, बहुत समय है। हम तो लोगों के अधिकार के लिए जगा रहे हैं, हम नवंबर में जगा रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे अगले साल, सुन हम अपनी बात कहेंगे, और एक मुद्दा बनेगा, एक देश भर का मुद्दा बनेगा। क्यों सिर्फ पर्वतीय राज्य बनेंगे? क्यों हम लोगों को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा? क्यों नए मापदंड नहीं बनेंगे? कैसा समावेशी विकास? राष्ट्रीय औसत से जो नीचे के राज्य हैं, नेशनल एवरेज से जिसका जितना ज्यादा डिस्टेंस है, उनको उतनी मदद तो मिलनी चाहिए। और तो क्या समावेशी विकास? इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट डज दिस मीन? इंक्लूड ऑल द एरिया, इंक्लूड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और क्या मतलब है इंक्लूसिव का? ये वर्ड कहां से आया इंक्लूसिव? सबको लेकर चलेंगे, तो सबको लेकर चलेंगे बोलने से कि वाकई उसका दिखना चाहिए लाभ। हर राज्य का विकास होना चाहिए, समाज के हर तबके को इसका लाभ मिलना चाहिए। एक दिहाड़ी कर रहा उससे लेकर के एक उद्योगपति तक सबको उसका लाभ दिखना चाहिए, तभी तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। वरना क्या, इनकम का जो गैप है वो घटेगा नहीं, तो कैसा इंक्लूसिव ग्रोथ? तो अभी तो हमारा जो एवरेज है, जिसमें भाई केसरी जी का भी इनकम शामिल है, और एक इनके घर में जो काम करता होगा उसका भी इनकम शामिल, तो जरा ये गैप है। और तब नेशनल एवरेज हम कितना पीछे हैं? हम तो अभी 40% पर है नेशनल एवरेज। हमारा डिस्टेंस तो नेशनल एवरेज से 60% का ना, ह्यूज गैप है पर कैपिटा इनकम में। उसी तरह से पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, इतना सड़क का पुल पुलिया का काम हो रहा है, तब भी पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क हमारा बहुत कम है। ले दे करके पटना हवाई अड्डा, अब बताइए तो बराबर कहता है इसको बंद कर देंगे। जिसको जो मन में आता है बोल देता, बंद हुआ। अच्छा, हमने एक रोज डांटा, हमने कहा भाई पेड़, कोई कह दिया था, हमसे पूछा काटने का, तो हमने काटने पर कहा कि पेड़ क्यों कटेंगे? छांटने की बात थी, छटैया हो गया। अब कटाई और छटाई का भी फर्क नहीं, फेलिंग ऑफ ट्री एंड प्रूनिंग ऑफ ट्री में भी फर्क नहीं लोग समझते। प्रूनिंग तो जब कहते थे हो जाता था, ये बैठे हुए हमारे वन पर्यावरण विभाग के सचिव, हम सबको कह रहे हैं पेड़ लगाओ। हरियाली मिशन 24 करोड़ पेड़, 240 मिलियन ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 5 years। इतना बड़ा हरियाली मिशन, हम उसके लिए पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, पेड़ लगाओ। आज लोगों में जागृति आ रही है पेड़ लगने की बात, तो खैर
ले देकर के एक है, बताइए गया का सब चीज बनके तैयार। इतना ह्यूज एयरपोर्ट है, उसका और एक्सपेंशन हम लोग करना चाहते हैं, उसमें सर्विस फ्लाइट नहीं चलती। ये पूर्णिया में इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना हुआ है, बताइए पूर्णिया में सिविल फ्लाइंग हो सकती। आपका दरभंगा का ऐसे ही खाली रहता है, वहां हो सकता है। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, सब जगह बनाइए ना रीजनल। कोई पटना के ग्रोथ से होगा कुछ? सब पटना में कंसंट्रेट करना चाहते हैं क्या? पटना चारों तरफ फैलना चाहिए, हर जगह ग्रोथ होना चाहिए। एयरपोर्ट का सब चीजों का विकास होना चाहिए। इन सब चीजों में हम अभी पीछे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी नेशनल एवरेज में पीछे। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले, ताकि एक जिसको कह सकते हैं लंबी छलांग हम लगा सकें। तो सबकी मांग है, जन जन की मांग है। सबसे ज्यादा तो आप ही को इसका प्रत्यक्ष लाभ होगा, बाकी सब लोगों को तो अप्रत्यक्ष लाभ होगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट देखिए। तो इनडायरेक्ट वाले ज्यादा फास्ट है, पता नहीं डायरेक्ट वाले आप कुछ सभ्य सोसाइटी में बोल रहे हैं। अरे कुछ और आगे बढ़िए आप लोग, जरा जोर लगाइए। अखबार में खाली बयाने देके सिमट जाते हैं। अरे जो पूरा कंपेयर होना चाहिए। गरीब गुरबा लग गया, गांव घर का गरीब आदमी लग गया विशेष दर्जा के लिए। तो चारों तरफ एक वातावरण बन रहा है, बहुत अच्छा होगा। और मुझे खुशी है कि हमने इस बात की चर्चा इसलिए कर दी कि आप लोग इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन अब एक इतना बड़ा मुद्दा ये कभी नहीं बना जितना बड़ा ये मुद्दा बन गया। तब ये मुद्दा बना, हम लोग इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इसको बिल्कुल तार्किक परिणति तक हम ले जाएंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। और जो भी आपने इश्यूज उठाए हैं, चाहे परचेज पॉलिसी की हो या अन्य चीजों की बात हो, इसी के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया गया है। और लार्जर कंटेक्स्ट में निवेश औद्योगिक निवेश परिषद है। लेकिन हमारे जो अंदरूनी मामले हैं, राज्य के अंदर के मामले हैं, हमारे राज्य के उद्यमी जो विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते रहे और आज जो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, उन लोगों की जो भी समस्याएं होंगी हम विभिन्न विभागों को कहेंगे। और बातचीत आपकी जारी है। फ्यूल सरचार्ज की बात थी, मैंने खुद ही जो रेगुलेटर्स की मीटिंग थी गया में, उसमें हमने खुद कहा था कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई डिसीजन आप लोग मत लीजिए, ये बहुत गलत है। ये तो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। अब पुराने समय से किसी चीज को लागू करेंगे तो बहुत कठिनाई देने वाला है। इसलिए हमने वहां भी कहा था, देश भर के रेगुलेटर जुड़े हुए थे कि जब मैटर ऑफ पॉलिसी हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन ऐसी समस्याएं हैं जो आपकी चलती रहेंगी। कुछ समस्याएं रहेंगी तभी तो आइए आते भी रहिएगा ना। समस्याएं रहेगी तभी तो इंटरेक्शन चलता रहेगा। नहीं तो देखें नहीं आजकल बड़ा आदमी निश्चिंत हो गया। तो चलिए, हम तो चाहते इतना ही निश्चिंत आप लोग रहिए और बिहार तरक्की करे। और डॉक्टर करण बिलमोरिया जैसे व्यक्ति जो इंडो ब्रिटिश कोऑपरेशन के भी वहां चेयरमैन हैं और भारतवंशी तो हैं ही, यहां से ही गए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो अपना स्थान बनाया है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर, ये कोई मामूली बात नहीं है। और इन्होंने बिहार को सिलेक्ट किया है। बिहार में कभी इनका आना जाना हुआ पहले, लेकिन अभी भी इनको याद है और बिहार को इन्होंने चुना है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। और ऐसे व्यक्ति आएंगे, मैं तो कहूंगा बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के केसरी जी और सभी पदाधिकारियों का, कि आप डॉक्टर करण बिलमोरिया साहब का इस गैदरिंग में नहीं, आप एंटरप्रेन्योर्स को बुलाइए, उनको उत्साह देने के लिए इन सब लोगों का मोटिवेशनल लेक्चर होना चाहिए। ये मोटिवेट करेंगे लोगों, लोग और आगे बढ़ चढ़ करके किसी काम में हिस्सा लेगा। अपना अनुभव है, यहां से निकल करके गए 30 साल पहले और 30 साल में एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में तो स्थान बनाया ही, और इतना स्थान बनाया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर सब थोड़ी बन सकता है, कुछ खासियत होगी तब न बनेंगे। तो
तो वहाँ बने हैं, अपनी जगह बनाई है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मोटिवेट करेंगे। हाँ, कभी कभी आपका इधर जो आना हुआ था उसमें कुछ गांधी जी को लेकर के आपके बारे में चल गया, वो सब तरह का तुलना करने की जरूरत नहीं है। बियर के बारे में जितना कहिए कि 5% ही अल्कोहल है, लेकिन आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये पीने वाली चीज, पर पीने का मतलब पानी पीने वाली बात नहीं कर रहे। जिस अर्थ में लोग यहाँ पीना बोलते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। और हम तो बहुत ही इन चीजों को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं करते, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। पीना ही चाहते हो तो पियो, टैक्स दो। तो हमको क्या, टैक्स आएगा तभी तो लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू हो सकेगी। हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो बहुत सारी जनहित की योजनाओं को हम शुरू कर पाएंगे। हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम 24 करोड़ पेड़ लगवा पाएंगे पर्यावरण को ठीक करने के लिए। उतना पर हमने मान लिया है, क्योंकि बैन करने से भी हम देखते हैं वो कोई पीने वाले अपना उपाय निकाल ही लेते हैं साथ। देसी पिए या विदेशी पिए, उपाय निकाल लेते हैं। इसलिए पीते हैं तो पीजिए, लेकिन हम तो बड़ा सख्ती कर रहे हैं इन दिनों। और हमने कहा है कि जो देसी में मिलावट करके या अपने से बना के लीगल मीन से जो धंधा चल रहा है, इसको हमने अभी इस बार की यात्रा में कई जगहों पर उसको समझा है। और हमने कहा है कि भाई इस पर बिल्कुल अटैक होना चाहिए, और जो लोग इस धंधा में लगे हुए हैं उनके ऊपर तो जो भी लॉस है, यानी अदरवाइज अगर ये वैध मीन्स से होता तो कितना टैक्स आता सरकार के खजाने में, उसको लॉस मानते हुए उन पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई के सिलसिले में जो भी जिस एंड तक भी जाना पड़ेगा, इसके बारे में बातचीत होगी। तो खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन करण बिलमोरिया साहब अभी बियर के क्षेत्र में आए हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ और चीज में भी आप यहाँ लगाइएगा। बियर है तो और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप काम कर सकते हैं। मैंने एक आग्रह इनसे किया था, वो कहा था साहब कि अंग्रेजी लोग पढ़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत काम हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, या किसी भी क्षेत्र में आप मुनासिब समझे। आज तो मैं उसके लिए नहीं कहूंगा, आज तो मैं आपका स्वागत करूंगा और मैं पूरी शुभकामना देता हूं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को, इनके तमाम सदस्यों को। और चीन यात्रा पर गए, मैं आपको बधाई देता हूं। चीन के बारे में अपना एक्सपीरियंस बांटने के लिए कुछ अलग बुलाइएगा सब, तब सब लोग समझेंगे कितना काम हो रहा है। चीन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर चीन से कोई चीज सीखना है तो वह उनका संकल्प सीखिए। तय कर लिया, वो तय कर लिया, फिर उसको वो लक्ष्य को हासिल करते। तो उसी तरह से यहाँ के लोग भी अगर संकल्पबद्ध हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत and he was the first one to import technology for manufacturing from Italy, and his customers spread over Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan. Storage of all types of multi-purpose cold storage है। अगला अवार्ड SR Memorial Runta अवार्ड है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ स्मॉल ईस्टर्न हाउसिंग लिमिटेड। ये वीनस के नाम से स्टेबलाइजर्स और ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। दे ऑल